था, यही वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत का संविधान पूछ रहा है कि कब अस्तित्व में आया। दोस्तों भारत का जो संविधान है वो कब अस्तित्व में आया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया और 15 अगस्त 1947 को उसको क्या किया गया? अपनाया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 अगस्त 1947 अंगीकृत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार? क्वेश्चन है भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार हुआ? तो भारत का संविधान जो था बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, संविधान बनने में पूछेगा कि टोटल कितना खर्च हुआ था, तो आप याद रख लीजिए 6 3 9 6 3 9 9 का क्यू 729 होता है, 9 का क्यू 729 होता है, बीच में 6 डाल दीजिएगा, यानी 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। कितना हुआ था? 63,96,729 रुपया उस समय भारत का संविधान बनने में खर्च हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान था वो उसको किसने अंगीकृत किया था? तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था भारत की जनता के द्वारा, भारत की सांसद के द्वारा, संविधान सभा में भारत की जनता के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा। तो दोस्तों भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर भारत की जनता ने यहाँ ये भी आंसर होता, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन कौन है? संविधान सभा में भारत की जनता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है संविधान बनने में संविधान सभा ने समय लिया, कितना वर्ष का समय लिया था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोग को जन्म से जब कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है उसको जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाता है। इसी अधिकार को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर आपातकाल का बात करें तो आपातकाल का जो संबंध है किससे है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 जो है यह आपातकाल का संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ क्या कहता है? आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल में कौन सा आर्टिकल लगता है? तो 352 लगता है। अच्छा, समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 है। कितना है? आर्टिकल 14 से 18 क्या बताता है? समानता का अधिकार बताता है। अच्छा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह क्या है? आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार। क्या है? यह आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन है? अनुच्छेद 32। कौन है? अनुच्छेद 32 है। तो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार जो होगा मैं हाँ यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों जीवन जीने का जो अधिकार है इसको नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवन जीने का अधिकार पूछेगा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है। ऑप्शन 2, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है। ऑप्शन 3, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु
आदेश जारी करते हैं, इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता है। तो मौलिक अधिकार का किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है, इसका जो मौलिक अधिकार जो होता है कभी भी नहीं निलंबित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। और हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए प्रश्न पर आधारित मैं आज पॉलिटिकल के 50 प्रश्न लाया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? मतलब समय से पहले लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में होता है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास में, इसके पास में भी नहीं होता है। और राष्ट्रपति के पास में जो है, इसमें इसके भी पास नहीं होता है। हाँ, राष्ट्रपति के पास में होता है। किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना, आर्टिकल 85, भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं लोकसभा से कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें भी आप ध्यान में रख लीजिए। फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप लोग नोट करते चलिए। दोस्तों, लोकसभा को हम लोग निम्न सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सभा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूर्खों का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्खों का सदन भी हम लोग किसको कहते हैं? लोकसभा को ही कहते हैं। और लोकसभा को हम लोग जनता का भी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। या इसको हम लोग युवा का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा का सदन भी कहते हैं, या इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं? लोकसभा। अगर वही बात करें कि लोकसभा LS यानी कि लोकसभा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, तो दोस्तों यह आर्टिकल नंबर 81 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 81 में आता है। जबकि आर्टिकल नंबर 80 कितना? आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा बताता है। राज्यसभा कितना? आर्टिकल नंबर 80 में आता है। जबकि संसद देख लीजिए दोस्तों, संसद जो है आर्टिकल नंबर 79 में आता है। कितने में आता है? 79 में आता है। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। और राष्ट्रपति जो है क्या आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है 11 नंबर का, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? दोस्तों, राज्यसभा को जो भंग किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और संवैधानिक संशोधन के द्वारा किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किसी के द्वारा दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आप लोग को पता ही है, कभी भी मैंने आपको बताया राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत में आता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। दोस्तों, भारत का जो राज्यपाल होता है वो अपने कार्य के लिए जो उत्तरदायी है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए, राज्य विधायिका के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वह जो होता है राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्यों का उत्तरदायित्व निभाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, इस पद के बारे में, तो आपको बताना है कि 153। कितना? 153 है। ये बात याद रख लीजिएगा। और दोस्तों, एक कथन याद रख लीजिएगा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक तोते के समान है। पूछेगा कि यह कथन किसने कही थी, तो यह कथन कही थी सरोजिनी नायडू। कौन कही थी? सरोजिनी नायडू। दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू वही है जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, या कहिए या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहिए, तो ये वही सरोजिनी नायडू है। इन्होंने ही यह बात कही थी। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछेगा कौन करता है, तो दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति खुद करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोग मेरी बातों को आराम से सुनते चलिए और रिवीजन करते चलिए। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, दोस्तों जो राज्यपाल का जो कार्यकाल जो होता है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। कोई फिक्स समय इसका नहीं होता है। और
अगर इसका वेतन का बात पूछे तो राज्यपाल का जो वेतन होता है 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 13 नंबर का, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? दोस्तों न्यायपालिका का कार्य पूछ रहा है, तो न्यायपालिका का कार्य को आप देखिए क्या कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं है। तो दोस्तों न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, राज्य व केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, और दूसरा है अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना और वाद जारी करना। तो दोस्तों न्यायपालिका का जो कार्य है वो कौन नहीं है? तो नागरिकों का अधिकार के लिए विभाग की तरह कार्य करना, हाँ ये भी कार्य है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये काम न्यायपालिका का है। कौन नहीं है? तो दोस्तों ये जो है राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करने का काम जो है, यह जो है यह कार्य दोस्तों न्यायपालिका का नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? राज्य और केंद्र के मध्य जो कोई भी विवाद हो जाता है उनसे निपटारा करने का कार्य नहीं है। इनके लिए दोस्तों बनाया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। क्या बनाया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद बनाया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों आर्टिकल 263 किसमें आता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में है। क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। और यही क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का निपटारा करता है। और न्यायपालिका यही कार्य जो है किसका नहीं है? न्यायपालिका का नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार प्राप्त है दोस्तों वो किसको प्राप्त है? तो न्याय करने का जो समीक्षा का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास में भी नहीं है, सांसद के भी पास में नहीं है। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52, ये बात याद रख लीजिएगा। और इसका भी नहीं है। तो कौन है? तो न्याय कौन करता है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों उच्च न्यायालय की बात करें, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 214 के तहत क्या है? उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। और आर्टिकल 124 का संबंध भी किससे है? सुप्रीम कोर्ट से है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। दोस्तों एक नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है कहता है कि इसमें क्या शामिल है, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोग आँख कान पूरा ध्यान लगा दीजिए इस वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर बात करें कुल मौलिक कर्तव्य की, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वर्तमान में जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कितना? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों जो था मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पूछेगा किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों टोटल कितना मौलिक अधिकार था? उस समय दोस्तों टोटल 10 ही मौलिक अधिकार था। कितना था? 10 था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? अभी मैंने बताया कि वर्तमान में 11 है। कितना है? वर्तमान में 11 है। अच्छा दोस्तों यही जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों है, इसका क्या नाम है? शिक्षा है। क्या नाम है? शिक्षा नाम है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लागू किया गया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं। आप लोग आँख कान पूरा ध्यान लगा करके सुनिए क्या क्या सब है हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य जो 11 है, सबका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, संविधान भारतीय संविधान होगा, भारतीय संविधान का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। संविधान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोगों को अपने दिलों में बसाकर रखना है। तीसरा जो है मौलिक कर्तव्य है, देश की प्रतिष्ठा एवं अखंडता को बना के रखना है। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना है, चाहे जान क्यों नहीं चल जाए। और पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो है भाईचारा को बनाए रखना है। जो छठा हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो है देश के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखना है। जो सातवां हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वह है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। आठवां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। जब नौवां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वह है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना है। 10वां है सब लोग साथ साथ मिलकर आगे बढ़ो ताकि देश आगे बढ़ेंगे। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है अभिभावक का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे। दोस्तों ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां क्या मैंने आपको क्या बताया कि सभी अभिभावक को, सभी गार्जियंस को यह अधिकार है कि अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे। तो चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो
क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है कि संविधान संविधान के राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्भिद के प्रति श्रद्धा। हाँ, मौलिक कर्तव्य एक में मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, भाड़ में जाए राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा। मैंने 11 में कहीं बोला, अभी 11 जो मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्य, कहीं मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, तो ये भी गलत है। सरकार के प्रति श्रद्धा, ये भी बात गलत है, ये भी तो मैंने आपको नहीं बताया। तो अगला देखिए क्या, देखिए इनमें से सभी, तो ये हाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दोस्तों इक्के में, मौलिक कर्तव्य इक्के में है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा का क्या करना है, हमको सम्मान करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। दोस्तों जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उस चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो कौन इसका निपटारा करता है, तो यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग, तो ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन 3 है संसद को, किसको, सांसद को, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार होता है, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाए, उनके बारे में जाने पड़ताले। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, चलिए संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है, क्या यह संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन 2 में है, संसदीय नियमों द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन 3 में है, संविधान से अलग प्रावधान है। इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ये जो है संसदीय नियम द्वारा उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्योंकि हमारा चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकती है। दोस्तों मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बिल्कुल बर्खास्त कर सकती है। ऐसे ना अपने मन से नहीं कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 53 जस्ट क्या करता है, राष्ट्रपति का हाथ पैर को बांध देता है। कहता है कि राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करेगा, अपने द्वारा चुने गए अधीनस्थ अधिकारी यानी मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। और मंत्रिमंडल का मालिक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और वो प्रधानमंत्री की सहायता से ही कर सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका 18वां नंबर का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 19 नंबर का, लोकसभा की सदस्यता की आयु के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम क्या होना चाहिए। दोस्तों लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो है जो भी आदमी जो लड़ेगा तो चुनाव, तो उनका आयु का बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो 25 वर्ष का, कितना होता है, 25 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, राज्यसभा के लिए कितना है, 30 वर्ष। तो ये हो जाएगा RS राज्यसभा के लिए, और LS हो जाएगा लोकसभा के लिए। अगर आप राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये सब बनना चाहते हैं तो आपको 35 वर्ष का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अच्छा, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य ये सब बनने के लिए आपको मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। दोस्तों मैंने अभी भी बताया कि लोकसभा की सदस्यता आपको 25 वर्ष में ही हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितना मैंने एक्स्ट्रा समझाया वो भी आप याद रख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं दिन रात मेहनत करके दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहता हूँ कि ताकि आप लोगों का सिलेक्शन होता रहे और मेरा भी पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बनता रहे, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब मोटिवेशन हमको देता है। तो अगर आपको PDF चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास को 99 लिख करके वीडियो का PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूछ रहा है, ये किस वर्ष हुआ था। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो राज्य का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 2000 में। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। दोस्तों याद रख लीजिएगा 2000 में दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था, तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ को हम लोग कहते हैं धान की डलिया, क्या कहते हैं, धान की डलिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे।
दोस्तों भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा का गठन भी पूछेगा कब हुआ था, तो ये भी 1952 में ही हुआ था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? दोस्तों भारत में पूछ रहा है कि पंचायती राज का आरंभ जो है किस वर्ष में हुआ। दोस्तों पंचायती राज का गठन की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 40, कितना? आर्टिकल 40 कहता है पंचायती राज के बारे में, और जबकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 243 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 243 देता है। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था, और उसी में क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में पहला जो है पंचायती राज का जो गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और पूछेगा कि किसके कहने पे हुआ था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के कहने पर हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज का गठन भारतीय संविधान के किस भाग का है, तो भाग 9 का है। किसमें है? भाग 9 में है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। पंचायती राज दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में नहीं है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पर पंचायती राज नहीं है, तो याद रख लीजिएगा दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में पंचायती राज नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में दिया गया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग प्रियदर्शनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शनी भी कहते हैं। और इन्होंने 1975 में क्या लगाई थी? आपातकाल लगाई थी। पूछेगा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाई थी? 1975 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जानिए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कुल अगर मौलिक कर्तव्य का बात अगर पूछे कितना है, तो मूल मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो कितना है? 10 है। कितना है? मूल मौलिक कर्तव्य 10 है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक और जोड़ दिया गया था। एक और जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। तो आपको तो याद है, पीछे मैंने आपको बताया था। इसलिए अभी जो है कितना है? 11 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह का सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, विधिक स्वीकृति। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को किसी भी तरह का जो है विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो दोस्तों राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किससे संबंधित है? ये प्रस्तावना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रस्तावना को दोस्तों हम लोग कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, प्रस्तावना के अंतर्गत पूछेगा क्या आता है, तो DPSP आता है। प्रस्तावना के अंतर्गत क्या आता है? DPSP, जिसको हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। किसके अंतर्गत आता है? प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आपको बताना है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में है। ये दोस्तों भाग 4 में है। किस में है? भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है।
अच्छा, नीति निर्देशक तत्व है जो है दोस्तों, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 है। कितना है? 36 से 51 के अंतर्गत आता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह वाद योग नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 27 नंबर का। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका दोस्तों क्या संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है? दोस्तों संवैधानिक प्रमुख ने पूछ रहा है संघ का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघ के संवैधानिक शक्ति का जो पावर होता है किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 52 में है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? जी दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना हटा सकते हैं। वो हटाएंगे किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री की सलाह से, उनकी मशवरा से वो हटा सकते हैं। इसलिए देखते हैं भारत में कुछ भी होता है तो सब चीज़ जो भी नियम कानून लागू होता है तो राष्ट्रपति को कोई गाली थोड़ी देता है, प्रधानमंत्री को देता है गाली। तो राष्ट्रपति एक मंत्री को हटा सकते हैं किसकी सहायता पर? प्रधानमंत्री की सहायता पर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होता है? ऑप्शन है राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। दूसरा है राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। दूसरा फिर है राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का पादेन हाँ राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन आप यहाँ बढ़िया से पढ़िए। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो यानी उस कंडीशन में जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तब उस कार्य को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है क्या होता है? राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो यह कार्यवाहक के रूप में, किसके रूप में? यह कार्यवाहक के रूप में काम करता है। तब राज्यसभा का सभापति का पद जब उस समय क्या होता है? खाली हो जाता है। और क्योंकि यहाँ जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाता है, लेकिन जो ही राष्ट्रपति आता है तो फिर ये पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति अपना राज्यसभा के पद पर बैठ जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिलना था। तो दोस्तों सोचते हैं कि आपका वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अभी आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो चल रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जीके जीएस में पॉलिटी के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आता है। उन सारे प्रश्नों को देखते हुए ये वीडियो को तैयार किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में, 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बीजेपी। क्या कहते हैं? बीजेपी। इसका गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बीजेपी का भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों आप एक बात और याद रख लीजिएगा, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसका कार्यकाल सबसे कम दिन का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना था। ये भी बात याद रख लीजिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। और इस चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार का निर्माण किया। और ये प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और
दोस्तों एक वह यहाँ देखिए 1954 में क्या हुआ था, तो 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, प्रथम आम चुनाव जब 1952 में हुआ था, तो द्वितीय आम चुनाव कब होगा, तो 5 साल जोड़ दे दिए, 52 5 57, 1957। इसमें भी कांग्रेस का ही जीत हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर थे क्या राजेंद्र प्रसाद थे, या बूटा सिंह था, या सरदार पटेल थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और कोई नहीं था, सरदार पटेल था। जब भी बात सरदार पटेल का आए तो इसको हम लोग दोस्तों लौह पुरुष, इसको हम किस नाम से जानते हैं, लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क, या भारत का बिस्मार्क इत्यादि नाम से हम इसको जानते हैं। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पूछेगा कौन दिया था, तो MG महात्मा गांधी ने दिया था। पूछेगा किस आंदोलन में दिया था, तब आपको बताना है किस आंदोलन में दिया था, तो बारदोली आंदोलन में। किसमें दिया था, बारदोली सत्याग्रह बोलिए या आंदोलन बोलिए, बारदोली आंदोलन में महात्मा गांधी ने इसको सर्वप्रथम सरदार शब्द से नवाजा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों सबसे बड़ा प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा पूछेगा किसका बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कितना मीटर का, 183 मीटर का। पूछेगा कहाँ बना है, तो गुजरात में बना है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था। तो हम लोग जानबे करते हैं दोस्तों, भारत और चमगादड़ चीन के बीच में युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, कहा गया जाता है कि भारत की हार होगी। हार होने का कारण था क्योंकि उस समय भारत जो था टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे था, तो उसकी कोई अलग कहानी है, फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सार्क के बारे में जानने से पहले आप जानिए SAARC, इसको कहते हैं सार्क। सार्क में टोटल 7 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, 7 देश, जिसको हम ट्रिक से बैठाते हैं स्पिन बम, SPINBAMB, स्पिन बम। S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, M से मालदीव और B से बांग्लादेश। तो देखिए 7 को पूरा, 1 2 S1 P2 I3 N4 5 6 7, हाँ 7 तो पूरा गया, तो 8 पूरा। तो सार्क में पूछेगा कि कितने सम्मिलित देश हैं, तो 8 है। कितना है, 8 है। स्पिन बम टोटल सार्क में टोटल 8 सम्मिलित देश है। कौन कौन है, मैंने आपको बताया। S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, M से मालदीव, B से बांग्लादेश। तो आपको याद रखना होगा। और सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सार्क का हिंदी पूछे दोस्तों, सार्क को हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षेस। क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो आप जयप्रकाश नारायण से कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिए। इसको हम लोग लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण का किताब है समाजवाद क्यों। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। और उस दौरान
जो है जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया था, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जेल भेजा गया था, कौन जेल में भेजा गया था, तो हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ भेज दिया गया था, हजारीबाग जेल में। दोस्तों इस हजारीबाग जेल को तोड़ करके भाग जाता है, कौन भाग जाता है, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस में है, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और लेकिन आर्टिकल जस्ट एक आगे बढ़िए, आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा, यानी मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। हम सब जानते हैं कि मंत्रिमंडल का मालिक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आप देखते हैं कि देश में जो भी डिसीजन लिया जाता है तो राष्ट्रपति थोड़ी लेता है, कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। गाली कौन सुनता है, प्रधानमंत्री ज़्यादा सुनता है। तो आपको याद रखना होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और भी कुछ प्रश्न याद रख लीजिए दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और इनकी उपाधियां का अगर बात करें तो इसको हम लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अजात शत्रु। अजात शत्रु बोलिए, या इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु या देश रत्न। देश रत्न ये सब नाम किसका है भैया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मानवाधिकार जो दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों 24 दिसंबर याद कर लीजिए, 24 दिसंबर को दोस्तों भारत में उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 24 दिसंबर को। अच्छा जब पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जब पूछेगा तब आपको बताना है 15 मार्च। क्या बताना है, 15 मार्च। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। अगर यही क्वेश्चन को घुमा करके अगर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम के जगह पर भारतीय घुसा देता बीच में, तो भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। अच्छा सरोजिनी नायडू से हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। इसको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अच्छा सरोजिनी नायडू ने एक कथन कहा था कि राज्यपाल जो होता है कि एक पिंजरे में बंद तोते के समान होता है। पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों सरोजिनी नायडू का है। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और यह पहली बार कहाँ पर बनी थी, यूपी में बनी थी। और भारत में भी ये प्रथम है, तो ये भी बात आपको याद रखना होगा। साथ साथ इंदिरा गांधी के बारे में याद रख लेते हैं। इसको हम लोग दोस्तों आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आयरन लेडी, या इसी को हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रियदर्शनी। तो आयरन लेडी बोलिए या प्रियदर्शनी बोलिए, ये सब नाम किसका है भैया, ये सब नाम इंदिरा गांधी का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हम सब जानते हैं बिहार के दोस्तों जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल ए हो जाएगा। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हो सकता है कि आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों कर्पूरी ठाकुर, आपने नाम अवश्य सुना होगा इस कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर जो है ये भूतपूर्व क्या था, सीएम था, बिहार का
क्या था, सीएम था। इसको अब मरणोपरांत 2024 में, कब, 2024 में इसे भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। अच्छा, भारत रत्न पूछेगा कि यह कब देता है। दोस्तों भारत रत्न जो देता है 26 जनवरी के अवसर पर देता है। कब देता है, 26 जनवरी के अवसर पर सरकार द्वारा दिया जाता है भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न का जो मेडल होता है एक पीपल के जैसा होता है। अच्छा, पूछेगा कि यह मेडल कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो कलकत्ता में। भारत रत्न का जो मेडल जो दिया जाता है पीपल के जैसा जो रहता है, तैयार कहाँ होता है, कलकत्ता में। ये सब बात भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। दोस्तों बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है कि कितना होता है, तो दोस्तों 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अच्छा, मुखिया का कार्यकाल कितना होता है, मुखिया का 5 वर्ष होता है। ग्रामीण स्तर पर 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री का कितना होता है, इस सब का कितना होता है, लोकसभा का, ये सब का 5 वर्ष होता है। ये सब तो आप जानबे करते हैं बिल्कुल, इसलिए नहीं बताते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है। दोस्तों जनता में हम जे उठाए, दल में हम डी उठाए, यूनाइटेड में हम यू उठाए, तो आपका बन गया जदयू, JDU। क्या बन गया, जदयू। जदयू कहाँ के, अगर आप बिहार से हैं तो जदयू का नाम जरूर आप सुने होंगे। दोस्तों तो जदयू किस राज्य का एक राजनीतिक दल है, कहाँ का है, बिहार का है। अरे भैया नीतीश कुमार का पार्टी कौन है, जदयू तो है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आप उड़ीसा के बारे में याद रख लीजिए, उड़ीसा के बारे में काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों उड़ीसा में एक बांध है, एक बांध है हीराकुंड बांध। कौन बांध है, हीराकुंड बांध। ये सबसे बड़ा बांध है। और ये पूछेगा किस नदी पे है, तो आपको बताना है कि महानदी पे है। कहाँ है, महानदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों भारत में अभी कितना राज्य है, 28 राज्य है। पहले कितना था, 29 था। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को राज्य से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा, अब उसको विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अभी इस प्रकार कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों भारत का पूछ रहा है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तो टपक गया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी नहीं है। प्रणब मुखर्जी इससे पहले था। रामनाथ कोविंद, हाँ रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी था, रामनाथ कोविंद, लेकिन अभी बदल गया है दोस्तों, क्योंकि PDF मैं कुछ दिन पहले बनाया था तो अभी बदल गया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे रामनाथ कोविंद होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था द्रौपदी मुर्मू। क्या होना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू। अभी राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। आप ये बात याद रख लीजिएगा कि भारत का अभी राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। भारत का अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा थोड़ा सा और भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महिला राष्ट्रपति जब पूछेगा तब। अच्छा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। दोस्तों हमारा जो संविधान था ना 1949 में ही बन गया था। कब बन गया था, 1949 में ही बन गया था। लेकिन इसको लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लागू तो नहीं ना पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, मतलब कंप्लीट रूप से बन गया था, तो वो 1949 में बन गया था। लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, जिस दिन आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आपको याद होगा। अच्छा भारत का संविधान पूछेगा, भारत का जो संविधान है पूछेगा कितने देशों से लिया गया है, तो टोटल 60 देश से लिया गया है। कितना देश से लिया गया है, 60 देश से लिया गया है। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन क्या होता था
कि महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी और पेड़ को काटने के लिए नहीं देती थी, तो जिनके कारण क्या होता था, पेड़ के साथ साथ महिलाओं को भी काट दिया जाता था पेड़ को बचाने के लिए। तो पेड़ से जो महिला चिपक जाती थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन से कौन से संबंधित है? चिपको आंदोलन चलाया था दोस्तों, कौन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो तब होता चंडी प्रसाद भट्ट। कई बच्चा होता है कि रट के जाता है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों ये नहीं रहता है। तब क्या रहेगा? चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट जहाँ दिखे आप लगा दीजिएगा। और मेघा पाटीगर, सरदार सरोवर बांध। मेघा पाटीगर ने कौन सा बांध बनवाया था? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन बनाया था? मेघा पाटीगर ने बनाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या था? राइट था। और ये कहाँ बनाया था? नर्मदा नदी पे बनाया था, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था? राम मनोहर लोहिया। कौन था? राम मनोहर लोहिया। अच्छा, कांग्रेस के अंदर पूछेगा कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस शब्द को किसने जोड़ा था? दोस्तों, वो जोड़ा था दादा भाई नौरोजी। कौन जोड़ा था? दादा भाई नेरोजी ने जोड़ा था। और इस कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, कांग्रेस का अगर पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आपको बताना होगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, आपको बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति, जिसका कहने का मतलब हुआ LPG, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोले तो L से लिबरलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, व्यक्तिकरण और वैश्वीकरण। तो ये व्यवस्था कब आया था? 1991 में आया था। तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में किया गया था। LPG व्यवस्था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आप तो जानबे करते हैं LPG के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितना बार बताएंगे? चलिए बट नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं टोटल है 15 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है, जिसमें जो होता है 10 सदस्य अस्थाई होता है और 5 सदस्य अस्थाई होता है। यहाँ पे कुल न पूछ लिया है, तो इसलिए आपको 15 लगाना है। आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना UNO का स्थापना कब हुआ था? UNO का स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। इसका स्थापना हुआ था ताकि दो देश के बीच में युद्धों को रोक सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, किसी भी राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो होता है दोस्तों, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मालिक होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों, भारत में जो आपातकाल लगाया गया था तो 1975 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, उन्हीं ने क्या किया था? आपातकाल लगाया था 1975 में। और आपातकाल दोस्तों कब लगाया जाता है? आपातकाल का संबंध पूछेगा किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत क्या होता है? आपातकाल लग जाता है। उन्होंने रेडियो में भाषण दिया, भाइयों बहनों आपातकाल लागू हो चुका है, अब घर से निकलना मना है। तो आर्टिकल 352 में आपातकाल का जिक्र है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपातकाल के समय में दोस्तों सिर्फ आपका सारा मौलिक अधिकार छीन जाता है। क्या होता है? सारा मौलिक अधिकार छीन जाता है। सिर्फ आपका 2 ही अधिकार बचल रहता है। कौन कौन? आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों अधिकार आप आपातकाल के दौरान जिंदा रहता है, बाद बाकी कभी भी जिंदा नहीं रहता है। ये बात याद रख लीजिएगा। और आपातकाल कौन लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1975 में। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कर करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। 31 सितंबर और 1 अक्टूबर का जो 2024 में आपका एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है, इसलिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, असत्य फल उत्पन्न होता है। दोस्तों असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? ये पुष्पक्रम से उत्पन्न होता है। आप पूछेगा कि असत्य फल में कौन कौन सब चीज़ आता है, तो काजू भी क्या है दोस्तों? काजू भी है। काजू जो है वो असत्य फल है। सेब भी क्या है? असत्य फल है। दोस्तों काजू का उत्पादन पूछे किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। और कपास का तो सर्वाधिक होता ही है काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सत्य फल उत्पन्न होता है। दोस्तों सत्य फल कहता है कि उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? तो सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? अंडाशय से उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सत्य फल कौन कौन सा है। तो आपका आम हो गया, आम बोलिए, या कीवी बोलिए। तो आम, कीवी, नाशपाती, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है सत्य फल है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? दोस्तों हमारे आँख में कॉर्निया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉर्निया पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नेत्र का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो ऑप्थल्मोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्थल्मोलॉजी कहलाता है। जितना मैं इसका बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए और सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अपना नेत्र दान करना चाहता है तो वह आँख का कौन सा भाग को दान करता है? तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति दाता व्यक्ति जो आँख का दान करना चाहता है तो वो आँख का कॉर्निया को दान करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, ये कॉर्निया करता क्या है और कौन कौन काम करता है? तो ये हमको जो है ये हमको आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है, धूल से, गंदगी से, कीटाणु से, ये सबसे रक्षा कौन करता है? यही कॉर्निया करता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? दोस्तों घेंघा रोग जो होता है जनरली आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। और घेंघा रोग को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, या इसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, या इसी को हम लोग गलगंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंठ कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, और यह कहाँ स्रावित आयोडीन की कमी? दोस्तों हमारे गले में एक जगह है थायरोक्सिन हार्मोन। हमारे गले में एक हार्मोन पाया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है, जिसके कारण अगर ज़्यादा निकल गया तो क्या होता है? घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में जो दाता होता है आँख का क्या किया जाता है? कॉर्निया को दान करता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, लेंस का मात्रक पूछे क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? दोस्तों यकृत जो है ना, इसमें सर्वाधिक जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो और मैं आपको बताता हूँ कि यह अमाशय जो है, अमाशय में जो है पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हम जो खाना खाते हैं, जो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है उसको मारने में ये मदद करता है। कौन? HCl मदद करता है। और अग्नाशय में पूछेगा कि कौन सा हार्मोन पाया जाता है? दोस्तों अग्नाशय में हमारा पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन। और यही इंसुलिन हार्मोन का अगर कमी हो जाता है मनुष्यों में तो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा? डायबिटीज़। क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। या डायबिटीज़ को दोस्तों हम लोग कहते हैं धीमी मौत। क्या कहते हैं? धीमी मौत। इंसान धीरे धीरे मौत का करीब चला जाता है, और जिसको हम लोग शुगर का पेशेंट कहते हैं। तो और पित्ताशय, दोस्तों पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। और पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में है। पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है
ऑप्थोल्मिक संबंधित है। दोस्तों ऑप्थाल्मिक जो संबंधित है वो आंखों का अध्ययन है। क्या है? आंखों का अध्ययन। तो आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। दोस्तों मशरूम से पूछ रहा है कि हमको क्या मिलता है। तो मशरूम से दोस्तों हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है इंस्टेंट एनर्जी देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतम जो शाकाहारी व्यक्ति होता है वो प्रोटीन लेते हैं, किस चीज़ से लेता है? अनाज से, दाल से, सब्जी से, दूध से। तो अधिक जो प्रोटीन होता है दालों से लेता है वो शाकाहारी। अच्छा सर्वाधिक प्रोटीन पूछेगा किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है। इस और सोयाबीन की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है? तो एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है उसको निकोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। अच्छा मॉर्फिन क्या है? दर्द निवारक औषधि है। क्या है? दर्द निवारक औषधि। चलिए नेक्स्ट है, अगला हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। तो विटामिन ए को हम लोग यकृत में संचित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा तो रेटिनॉल। क्या बताना है? रेटिनॉल बताना है। और इसकी कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, या हम लोग कह सकते हैं जो रतौंधी, क्या कहते हैं? रतौंधी रोग होता है। और ऐसे व्यक्ति को गाजर क्या होता है? इनका स्रोत होता है गाजर खिलाइए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो उंगली में जो होता है हड्डी की संख्या सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों पूछेगा हड्डी को मजबूत करने में कौन सा तत्व का जरूरत पड़ता है? तो कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का और फास्फोरस का। हड्डी में हमारा क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसलिए अच्छा फास्फोरस कोई चीज़ को जलाने का काम करता है, इसलिए हड्डी में क्या लगता है? आग लग जाता है। जब इंसान मरता है तो आपने देखा होगा हड्डी पूरा तरीका से जल करके खाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हड्डी में पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस किसी भी चीज़ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो दोस्तों नेत्रगोलक जो है किसके द्वारा चालित होता है? वो मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वाशोरकर तथा मरासमस है। नहीं चलिए इसी थोड़ा लिखने में मिस हो गया है। क्वाशोरकर और मैडिमस ये दो बीमारी है। पूछेगा कि ये किसकी कमी से होता है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का कमी है तो आपको हो जाएगा क्वाशोरकर और मैडिमस रोग हो जाएगा। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मधुमेह का कारण है, यानी कि डायबिटीज का कारण है। क्या है? इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी, लोह की कमी। मैंने अभी भी बताया कि अगर हमारे शरीर में एक इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। इसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं। इसी को हम लोग चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। और इसी को हम लोग धीमी मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? धीमी मौत कहते हैं, क्योंकि इनका इलाज संभव नहीं है। धीरे धीरे इंसान मौत के करीब में चल जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर मनुष्य के शरीर में लोहा का कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया रोग होगा। और एनीमिया जो है इसी को हम लोग कहते हैं अवरक्तता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? तो खून का थक्का आप यहाँ पर देखिए किसके कारण नहीं बनता है? खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन सी, विटामिन के, कौन सा भाई? जहाँ बराबर देखिए विटामिन ए, विटामिन डी। तो दोस्तों खून का जो थक्का है विटामिन सी के कमी के कारण नहीं बनता है, जबकि ये सब के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी यह खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। अगला है,
सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो हरा सब्जी में। किस में पाया जाता है? वैसे तो पालक में पाया जाता है, परंतु पालक यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो तब आप याद रख लीजिएगा कि हरी सब्जी में। किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर तब सेब में भी पाया जाता है और अंडा में भी पाया जाता है। अच्छा, अंडा में एक प्रोटीन पाया जाता है जो उजला उजला कलर का होता है, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पूछेगा कहाँ पाया जाता है? तो अंडा में पाया जाता है। अच्छा, सेब में दोस्तों क्या पाया जाता है? सेब दोस्तों महंगा है, तो याद रख लीजिएगा सेब में जो है सेब, हाँ सेब में क्या? मैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब जब भी आप सेब बोलिएगा तो सेब क्या है? महंगा है, तो महंगा से याद रख लीजिएगा मैलिक अम्ल। इसमें क्या है? मैलिक अम्ल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एलर्जी के कारण दोस्तों हमारे शरीर में जब एलर्जी हो जाता है तो इनके कारण जो उत्पन्न रोग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दमा कहते हैं। क्या कहते हैं? दमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं एनीमिया। एनीमिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं अवरक्तता। अवरक्तता जब मनुष्य के शरीर में खून का कमी हो जाता है तब इस रोग होता है, इसी को हम लोग अवरक्तता कहते हैं। अच्छा, हीमोफीलिया को हम लोग शाही रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शाही रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो रोग था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को प्रथम बार हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग के नाम से जाना जाता है। और ये अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? दोस्तों एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है वो किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, टिटनस को हम लोग कहते हैं धनुष रोग। क्या कहते हैं? धनुष रोग, या इसी को हम लोग कहते हैं धनुष रोग, या हाँ टिटनस को क्या कहते हैं? धनुष रोग। इसमें क्या होता है? मनुष्य का शरीर जो होता है झुक जाता है, जैसे धनुष ना मुड़ल रहता है उसी प्रकार मुड़ जाता है। अधिक जब लंबा लंबा आदमी होता है तो आपने देखा होगा उसका शरीर झुक जाता है, तो इसी को टिटनस को हम लोग क्या कहते हैं? धनुष रोग या लौकजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकजा। और ट्यूबरकुलोसिस, थोड़ा सा मैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये टीबी का बैक्टीरिया है। किसका बैक्टीरिया है? टीबी का बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी को हम लोग क्या कहते हैं? यक्षमा। क्या कहते हैं? या यक्षमा बोलिए या तपेदिक बोलिए या टीबी बोलिए, ये सब किसका नाम है? ये सब टीबी का नाम है। अच्छा, और टीबी का चेक कराने के लिए हाँ कौन सा प्रोसेस है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी के मरीजों को लगाया जाता है। अच्छा, टाइफाइड को हम लोग कहते हैं मियाजी बुखार। क्या कहते हैं? मियाजी बुखार। चलिए इस टाइफाइड में हम लोग पूछेगा कौन सा टेस्ट करते हैं? तो विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? तो टाइफाइड से है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? दोस्तों कौन सा रोग को पूछ रहा है कि ठीक नहीं किया जा सकता है? जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इस कलर ब्लाइंडनेस रोग को हम लोग कहते हैं कलर डिफिशियंसी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर डिफिशियंसी रोग कहते हैं। इसे वर्णांधता के नाम से भी जाना जाता है। वर्णांधता या डाल्टोनिज्म। क्या? डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो वर्णांधता और डाल्टोनिज्म किसको कहते हैं? तो कलर ब्लाइंडनेस रोग को कहते हैं। और इनका लक्षण क्या होता है दोस्तों? जिनको ये वर्णांधता है यानी कलर ब्लाइंडनेस है उनमें क्या होगा? व्यक्ति लाल, हरा, नीला रंग को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, उसमें अंतर नहीं वो कर पाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? अभी भी मैंने आपको बताया कि जो विडाल टेस्ट होता है जो किसकी संभावना के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड को हम लोग क्या कहते हैं? मियाजी बुखार। क्या कहते हैं? मियाजी बुखार कहते हैं। अच्छा, हैजा, हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है दोस्तों, ये किसका है? तो ये आँखों का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो चेचक का जो टीका का खोज किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। जबकि रॉबर्ट कोच ने बीसीजी का टीका खोज किया था। किसका किया था? बीसीजी का टीका को खोज किया था, यानी कि ये टीबी का टीका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है मवेशियों में ऑर्गोटिज्म रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवकों द्वारा होता है, अर्थात फंगस द्वारा होता है। अच्छा, ऑर्गोटिज्म तो होता ही है। और याद रख लीजिएगा मवेशी में एक रोग और खुरपका। क्या रखना है? खुरपका बोले या मुँहपका, ये दोनों रोग किस में होता है? मवेशी में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है ORT किसके रोग उपचार से संबंधित है?
तो ORT जो है दोस्तों, ORT का टीका हम लोग डायरिया में लगाते हैं। इस डायरिया को हम लोग क्या कहते हैं? अतिसार। किस नाम से जानते हैं? अतिसार के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, HIV संबंधित होता है। HIV किससे संबंधित होता है? ये एड्स से संबंधित होता है। अच्छा, एड्स का देश पूछेगा, किसको कहते हैं? युगांडा। किसको कहा जाता है? युगांडा। ये एड्स का पहला मरीज पूछेगा कहाँ मिला था? तो एड्स का पहला मरीज कोलकाता, भारत में कोलकाता में मिला था। और प्लेग, अच्छा प्लेग जो है इसको हम लोग काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। और प्लेग में क्या होता है? मनुष्य के शरीर पर काला काला दाग धब्बा बढ़ जाता है। और प्लेग को काली मौत कहते हैं क्योंकि शरीर में काला दाग बढ़ जाता है। और ये जो है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, और याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों निमोनिया जो होता है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निमोनिया किसके कारण होता है? दोस्तों निमोनिया जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अच्छा, शैवाल के बारे में याद रख लीजिएगा। धरती पर उगने वाला ये प्रथम पौधा था। धरती पर उगने वाला पौधा कौन था? शैवाल था। और कवक के बारे में, हाँ कवक है, ठीक। और उसके बाद वायरस से याद रख लीजिएगा कि टोबैको मोजेक वायरस किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रिकेट्स है एक बीमारी। किसकी बीमारी है? रिकेट्स। दोस्तों विटामिन डी की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। इसी रिकेट्स को हम लोग कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? हड्डी उतना मजबूत नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस TB के इलाज में किया जाता है। और हेपेटाइटिस, जॉन्डिस समझते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये करती है दोस्तों मेरुदंड को। किसे करती है? मेरुदंड को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? ये जो है फंगस से संबंधित है। ये किस में होता है? ये भी जानवर में होता है। किस में होता है? जानवर में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनस जो रोग जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। टिटनस को इंद्रधनुष या लोकजा रोग के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टिटनस बीमारी के को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी भी बताया, इसको लोकजा कहिए या इसको धनुष रोग कहिए, तो दोनों बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कौन लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। तो ल्यूवेन हुक ने, कौन लगाया था? सॉरी, ल्यूवेन हुक ने लगाया था। ये बात याद रख लीजिएगा। लुई पास्टर ने क्या दिया था? दूध के पास्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक का टीका को खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो नाव, जो आपका समुद्र में जो नाव चलता है वो क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत काम कर रहा है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, गैलीलियो ने किसका खोज किया था? ये दूरबीन का खोज किया था। किसका किया था? दूरबीन का खोज किया था। राइट ब्रदर्स ने किसका खोज किया था? तो ये हवाई जहाज का खोज किया था। और न्यूटन ने किसका खोज किया था? तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं, साथ साथ वनस्पति विज्ञान का जनक जब पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहते हैं। अच्छा, लेमार्क और ट्रेवरेनिस ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था। अच्छा, डार्विन का याद रख लीजिएगा, इसका एक सिद्धांत है प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत। क्या है प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत? किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है तो आइसोप्रीन किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का किया जाता है। और रबर जो है दोस्तों, रबर का संश्लेषण में किसका प्रयोग? आइसोप्रीन पूछेगा किसका बहुलक होता है? तो रबर का बहुलक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। अच्छा, पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नायलॉन बनाने में उपयुक्त कच्चा पदार्थ है, कौन है? एपीडिकम।
अम्ल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नायलॉन को दोस्तों हम लोग कहते हैं, नायलॉन को हम लोग कहते हैं ऊन तंतु। क्या कहते हैं, ऊन तंतु कहते हैं, ऊन तंतु 66। किसका नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ऊन तंतु 66। नायलॉन का खोज 2 देश मिलकर किया था, लंदन और न्यूयॉर्क ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना दोस्तों पूछेगा कौन सा, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो सीधा याद रख लीजिएगा, जो एक अवस्था से दूसरा अवस्था में चला जाता है वापस उस अवस्था में नहीं लौट पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल गया तो फिर जलेगा नहीं, जलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। पानी का उबलना, हाँ उबलेगा फिर ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।